बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं बहुत खुश हूँ। अफगानिस्तान के रंग के जैसी कलर में मलबूस इज़हारे हमदर्दी। अच्छा, मैं इमरान हसन, ऑलवेज ग्रीन एंड व्हाइट। नहीं ये ग्रीन नहीं, नहीं ये ग्रीन है, इट्स नॉट ग्रीन है, भी ग्रीन। अच्छा चले जी, नहीं है ग्रीन, लेकिन दिल ग्रीन होना चाहिए। कपड़ों का क्या है। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और अपने दिन का आगाज करने वाले आपको बहुत मुबारक हो। रात को अनदर एक्साइटिंग डे इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एंड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जबरदस्त, और एक और नसीम मियादाद की जबरदस्त इनिंग के बाद पाकिस्तान जीत गया। बिल्कुल पाकिस्तान जीत गया। इतना थ्रिलिंग, इतना नेल बाइटिंग मैच। पहले लग रहा था मैच हाथ से गया और फिर आए आपकी जिंदगी में नसीम शाह। और नसीम शाह ने फिर वो कमाल किया कि हम याद आ गए वो जावेद मियादाद के छक्के भी, लेकिन स्टिल जी ये दो छक्के क्रिकेटिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखे जाएंगे। जिस तरह से नसीम ने इन पे, अच्छा जब वो आए तो उनका टॉप या बेस्ट स्कोर 4 रन था। जी जी जी। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 4 रन ही बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया। और कल भाई मैच बहुत ही खतरनाक किस्म का था, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा और बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली दोनों जानिब से। बिल्कुल 27 आखिरी रन के ऊपर तकरीबन उस वक्त 5 विकेटें गिर चुकी थी पाकिस्तान की, जब मजीद उन्हें 11 रन चाहिए थे। लेकिन नसीम ने कहा कि मैंने कोशिश की जी, अल्लाह ने करा दिया। लेकिन एक चीज़ जो हमें नसीम की अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने साथी बैट्समैन को कहा, साथी बैटर को कहा कि यार मैं कर सकता हूँ, तुम मुझे करने दो, मुझे चांस दो। फिर मैंने बल्ला चेंज किया और देन आई हिट द 6। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। लेकिन इस मुकाबले के बाद की जो सूरत हाल है उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो शायद चैनल्स पे थोड़ी कम आई, और वो थी अफगानिस्तान के तमाशाइयों का रवैया। अब भाई अफगान तमाशाई न सिर्फ हारे, वो दिल भी हार गए, वो इखलाकियात भी हार गए, वो सब कुछ हार गए। उन्होंने कुर्सियां उखाड़कर शारजा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि तारीखी स्टेडियम है, उसकी कुर्सियां उखाड़कर पाकिस्तानी तमाशाइयों पे फेंकना शुरू कर दी। बहुत सारे पाकिस्तानी तमाशाई जख्मी हुए इस मामले में। ये कुछ वीडियोस हैं, ये मनाजिर हैं, और ये हैं अफगानी तमाशाई जो कि पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने क्रिकेट सिखाई है इनको, जिसने क्रिकेट में सपोर्ट किया। आज भी उनके प्लेयर्स पाकिस्तान को और पाकिस्तानी को अपना मेंटोर समझते हैं, और आज भी इनका कोच उमर गुल पाकिस्तानी है, और उसके बावजूद इनकी हरकतें आप इनकी हरकतें चेक करें। साथ साथ ऑन ग्राउंड भी आपने ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस तरह से आसिफ अली से बदतमीजी की जा रही थी। और वाकई ये बहुत, कल हमने उनकी जानिब से एग्रेशन देखा या वो फ्रस्ट्रेशन थी, वो नेवर नो, लेकिन स्टिल कल टीम से लेकर तमाशाइयों तक ओवरऑल कुछ अच्छे जेस्चर नहीं थे, एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। समझ नहीं आती इनको मसला क्या है पाकिस्तान। टॉलरेंस होनी चाहिए भाई, क्रिकेट है, मतलब ये आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होते हैं, उसमें भी ऐसी हरकतें होती है, लेकिन बर्दाश्त का दामन। अच्छा, उसमें अब इतना कम से कम नहीं होता। मैं वही देख रहा था कि इसमें एग्रेशन लेवल ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट के साथ जो बुरा हाल करते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट ज्यादा होती है, और हीट ठीक है, ये क्रिकेट की खूबसूरती भी है समाव, लेकिन इखलाकियात से तो नहीं गिरना चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ तशद्दुद पे उतर। खैर, इसके जवाब में रात को फिर पेशावर में सड़कों पे जुलूस भी निकाले गए लोग, नसीब शाह के हक में नारे लगा रहे थे और जुलूस भी निकाल रहे थे। कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई। अल्टीमेटली गेम को गेम रहना चाहिए। कल शोएब अख्तर ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, और उन्होंने टैग किया जो इनके अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं कि आप अपनी टीम को और अपने सपोर्टर्स को थोड़ा सा ग्रो करें। अगर आप चाहते हैं कि वाकई इस गेम में आप ऊपर आए, तो उनको थोड़ा सा उनकी थोड़ी ग्रूमिंग करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैच बहुत जबरदस्त था। हम अगर ओवरऑल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, परफॉर्मेंस बहुत कमाल थी। द वे दे मेड द कमबैक, दैट वाज सुपर्ब। बट उसके ऊपर इस किस्म का बिहेवियर, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, एंड वी होप एंड बिलीव दैट आईसीसी वुड गो फॉर एनी सर्टेन एक्शन अगेंस्ट दिस, और कुछ ना कुछ जरूर इस पे ऐसा होगा जिसके बाद कम से कम एक मिसाल जरूर बने उस बॉलर के लिए जिसने आसिफ को सबसे पहले स्टार्टेड अब्यूजिंग टू आसिफ अली, एंड देन ऑब्वियसली ही हैड टू रिएक्ट ऑन दैट, एंड देन बट द बेस्ट पार्ट वाज द थ्रोइंग ग्लव, जो जिस तरीके से नसीम शाह ने वो बदला ले लिया। बदला ले लिया उन्होंने आसिफ का ऑन ग्राउंड वैसे भी, लेकिन स्टिल जी कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, और क्रिकेटिंग के अंदर स्पेसिफिकली बर्दाश्त जरूर होनी चाहिए, चाहे ये कौम है चाहे वो प्लेयर्स हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खेल को खेल रहने दें, उसको इतने पर्सनल लेवल पे ले जाने की, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम है या अफगानी अवाम है या इंडियन अवाम है, इसको बर्दाश्त। अच्छा, हम अब भी अफगानियों को अपना भाई समझते हैं, तो प्लीज हमें भाई समझें, लेकिन बड़ा समझें, थोड़ी इज्जत करें हमारी। नहीं करेंगे तो हम इज्जत करवा लेंगे, वो हमें आती है हर लिहाज से करवाना, लेकिन कर लें तो अच्छा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और चूंकि एक अच्छी खबर आई रात को, बहुत सारे वुज़रा इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सभी सियासी जो रहनुमा है, उन्होंने ट्वीट्स भी की पाकिस्तान के लिए, और कुछ ने कहा कि यकीनी तौर पे इनफैक्ट सदर आरिफ अलवी ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जो सैलाब की या मुश्किल की घड़ी है, उसके अंदर एक अच्छी खबर हमें मिली है, और पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए हैं ग्रीन शर्ट, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। क्रिकेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो वो
वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, क्लैमिटी बहुत बड़ी है, चैलेंज बहुत बड़ा है। तमाम इदारे, हुकूमत ये मिलकर कोशिश तो कर रही है कि हम इससे निपटे, लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है, खासतौर पर रिसोर्सेज की मद के अंदर। बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तान की मदद कर तो रही है, लेकिन जितना बड़ा ये डिजास्टर है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये डिजास्टर है, उतनी इमदाद शायद पाकिस्तान को नहीं मिल रही है। एंड वी थिंक कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और ज़्यादा बढ़ चढ़, क्योंकि तकरीबन $10 अरब का नुकसान तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हो चुका है जिसका पाकिस्तान तखमीना अभी लगाया जाना बाकी है। तो आई थिंक देयर शुड बी सम मोर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। एग्जैक्टली जी। और सिंध की हम बात कर रहे हैं तो मंचर झील कंट्रोल में नहीं आ सकी। झील में 3 काट और 1 शगाफ पड़ने के बाद भी पानी की सतह कम नहीं हुई। झील का पानी दरिया सिंध में जाने की बजाय वापस झील में आना शुरू हो गया है, जबकि आबी रेले से तहसील 7 की 7 यूनियन काउंसिल को सफाहिस्ती से भी मिट गई हैं वो इस तमाम सिचुएशन में, और मजीद 3 यूनियन काउंसिल्स भी मुतासर होने का खदशा है। 7 के तमाम देहातों से ज़मीनी राबता कट चुका है और इसके अलावा मेहर, जूही और भान सईदाबाद के लिए भी बड़े खतरे की घंटी बज गई है। झील का पानी देहातों से हुआ इंडस हाईवे तक पहुंच गया है, जबकि 7 में हैदराबाद पुल भी बह गया है। इंडस हाईवे पे 4 किलोमीटर तक तालाब बन गई है ये इंडस हाईवे, और हाईवे पर कई बसेस, ट्रक और ट्रॉलर्स भी डूब गए हैं, जबकि लाड़काना, दादू, 7 और मेहर का जो हैदराबाद से राबता है वो भी कट गया है। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है और मुतासरीन के हवाले से बात करें तो वे यारो मददगार नजर आते हैं। इंतजामिया की जानिब से पूछने वाला कोई नहीं है। हज़ारों अफराद सड़कों के किनारे खुले आसमान तले मौजूद हैं, जबकि जनूबी पंजाब में भी सैलाब कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गया है। मुतासरा अजला की सूरत हाल भी इंतहाई संगीन है, जबकि पीने का पानी साफ पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है। एक ही तालाब से इंसान और जानवर आलूदा पानी पीने पर मजबूर साथ हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि ये विजुअल्स इंसाफ नहीं करते जितनी बड़ी क्लैमिटी है, जितना बड़ा नुकसान है। और एक होता है ना कि आप इमेजिन करते हैं कि ऐसे होगा सैलाब। कल वो जो इंडस हाईवे की एक वीडियो हमने देखी, दैट वाज हॉरिबल, उस जिसके अंदर वो बोर्ड जो है सड़क के ऊपर जो लगा होता है इंडिकेटर, वो भी डूबा हुआ था। और ये फुटेज आपके सामने है इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पीने के पानी की शदीद मसाइल हैं, बीमारियाँ, गैस्ट्रो, मलेरिया, हैजा, सब कुछ फैल रहा है, और सब बातें जो रोज़ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फील्ड में भी गए हुए थे कामरान। तो हमने सोचा कि उनसे ज़रा एक तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ वो देख कर आए हैं वो उस पर बात कर लें थोड़ा, और उसके साथ साथ हम इसको कैसे निमट सकते हैं इस पर भी थोड़ा इज़हार ख्याल उनसे कर लिया जाए। कामरान, थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर। पाकिस्तान के लिए सुबह अच्छी नहीं है, मुसलसल इतना बड़ा चैलेंज है। एक वैसे ही हम इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार थे, पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार थे, और उसके ऊपर ये जो फ्लड्स की सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग हो गई है। सबसे पहले तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस आपका जो रहा, किन इलाकों तक आप गए और क्या देखा आपने कामरान? देखें, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ज़ाहिर क्रिकेट की आपने बात की, यकीनी तौर पर पाकिस्तान जीता है, लेकिन मैं वहां से होकर आया हूं। जितनी ये जो खुशियां हैं, जितनी जो सियासी हमारे लीडरान हैं, वज़ीर आज़म हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके बयान मुझे बहुत बेमानी लगते हैं। जो सदर कह रहे हैं कि ये खुशी का लम्हा है, आप बिलीव करें, आप वहां पे जाएं तो ये कोई खुशी का लम्हा नहीं है। मुझे तो मतलब आई एम सॉरी टू से, ये उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। वहां अगर आप जाएं, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 3 अजला में मैं गया, सखर में कदरे सूरत हाल बेहतर है, खैरपुर और कंबर शादात पोर्ट। तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इवन कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे शायद भी तवक्को नहीं थी कि शायद इतना बड़ा डिजास्टर होगा। मैंने कहा यकीनन सैलाब होगा, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो आप यकीन करें कि बिल्कुल मेरे ख्याल में अल्फाज नहीं है कि जिस तरीके की ट्रेजेडी वहां पर अनफोल्ड हो रही है। मसलन मैं कंबर शादात पोर्ट गया, तकरीबन वो सखर से कोई 100-150 किलोमीटर के फासले पर है। तो 100 किलोमीटर की जो रोड थी, आपको ऐसे लग रहा था कि आप समंदर के बीच में से गुजर रहे हैं। अच्छा। आपके दोनों अतराफ सिर्फ पानी था, हद निकाह में। साथ में लोगों की फसलें, लोगों के घर, जानवर जो हैं वो रोड के ऊपर मरे पड़े हुए, और रोड के ऊपर वो लोग, सिर्फ जो ड्राइव पैच था वो सिर्फ रोड थी। और उस रोड के ऊपर मैं उस 100 किलोमीटर पैच के अंदर, आप यकीन करें कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा कैंप प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, वो भी कहीं छूट के नजर आया। ना वहां पर मुझे गवर्नमेंट किसी भी तरह से नजर आई, ना मुझे वहां पे कोई एनजीओ नजर आई, और ना वहां पे मीडिया नजर आया। मैं यकीन करें, मैं वहां पे गया तो वो लोग मुझे शायद मसीहा समझने लगे। आप कहते हैं कि आप पहले बंदे हैं कि जो हमारी बात सुनने आए हैं, तो प्लीज हर शख्स जो है वो पकड़ के मुझे कह रहा था कि प्लीज मेरी स्टोरी सुने, प्लीज मेरे पास आए, मेरे घर आए। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते।
और मैं हैरान था कि दो के इस्लामाबाद के अंदर और अदरवाइज जो जितनी फुर्तियां नजर आ रही हैं, हमने कोई नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर और कोऑर्डिनेशन वो सब कुछ बना दिया है। ऑन ग्राउंड मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि कोई वहां पर तो कामरान, ये जो वहां पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, हमने इतने रिलीफ कैंप्स बना दिए, इतना ये सब कर दिया, तो ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं। अगर आप ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन देखकर आए हैं, अगर लोगों को अभी तक रेस्क्यू या रिलीफ ही नहीं मिला, तो फिर ऐसी गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं जो बजाय जिस पे आके वो बड़ी शौकी से आके टीवी स्क्रीन पर बताते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? देखें, जो आप बात कर रही हैं ना रिलीफ की, जो सबसे बुनियादी जो नुक्ता है कि आप कम से कम वहां पर लोगों को एक खैमा तो दे देना। मुझे सारे जितना मैं वहां पे गया, कुछ जगहों पे शहरों के अंदर सक्कर में मुझे नजर आया एक आध जगह पे उन्होंने एक रिलीफ कैंप बनाया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है कि आबादी बहुत बड़ी है। जब मैं वहां पे रूरल एरियाज में गया, एक मुझे नजर नहीं आया कि हुकूमत की तरफ से किसी को कैंप दिया गया हो। एक जो इतनी अफसोसनाक और दर्दनाक जो स्टोरी, जब मैं खैरपुर का एक इलाका है कोट डिज्जी, वहां पे पहुंचा, जब मीडिया उनको पता लगा कि मीडिया की टीम आई है, तो लोग मेरे पास भागते हुए कि सर आप आए, यहाँ पर एक 3 साल बच्ची जो है इस कैंप में भूख की वजह से फौत हो गई है। और जब मैं गया वहां पर, तो वो उसके वालिदैन से जब मेरी बात हुई, उसकी जो वालदा जो बेचारी मतलब बयान नहीं कर सकता, तो उसका ये कहना था, उनका ये कहना था कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और मेरी बेटी जो है रात भर तड़पती रही और इस तरीके से वो फौत हो गई है। और उसके बाद जब फिर जाहिर है कि जब उनको पता लगा कि मीडिया आ गया है, तो फिर अगले दिन वहां कर जो डीआईजी थे सक्कर के, जो कि खुद अपनी मदद आपके तहत, उन्होंने बाद में मुझे वीडियोस भी भेजी और वहां पर उन्होंने जो एक इमदाद पहुंचाई, लेकिन अदरवाइज कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है। मतलब मैं तो देख के मतलब मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया, और मुझे यकीन माने कि जाहिर है कि मैं सियासत को, हर चीज को कवर करता हूँ, तो हर चीज वो मुझे बिल्कुल बेमानी लगने लगी। तो इतना बड़ा डिजास्टर है, और ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है। मेरे ख्याल में पानी तो कहीं निकलने का नाम नहीं ले रहा, और लोगों का ना सिर्फ घर तबाह हो गए हैं, बल्कि लोगों का मुआश चला गया है। कंबर शादात कोर्ट के अंदर आप देखें कितनी सतम जरीफी है कि एक तरफ रोड के ऊपर लोग पानी को तरस रहे थे, लोग एक रोटी को तरस रहे थे, साथ ही खेतों के अंदर ओपन जो भी उन्होंने कवर करके जो सरकार गंदम स्टॉक करती है, वो गंदम गल सड़ रही थी वहां पर, और वो गंदम तक उनका लोगों को एक्सेस नहीं था। भाई अगर पानी बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से वो तबाह हो रही है गंदम, तो यही गंदम उन बेचारों को दे दो। ये हाल था। मतलब ऐसी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप जिस तरीके से बयान करें, आई कैन फील आप वहाँ पे क्या देख कर आए। ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी बाज़-औक़ात हम बड़े मजबूर हो जाते हैं ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन, हम वो चीज़ें बयान भी नहीं कर सकते जो हमारे दिल के अंदर होती हैं, जो हम बयान करना चाहते हैं, बहुत मजबूरियाँ हो जाती हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद कामरान, क्या तरीक़ाकार है? आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने ऐसे बहुत से मामला दुनिया भर में भी देखे हैं, पढ़े हैं, कवर भी किया होगा। सोल्यूशन क्या आपको नज़र आ रहा है? हुकूमत क्या करे? आपको नहीं लगता है कि ये ज़वाल ही इतना बड़ा है कि वो नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, ये नेग्लिजेंस है और इसके ऊपर हमें काम करना होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि डिजास्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। जिस तरीके से जितनी इमदाद बाहर की दुनिया से हर रोज़ हम देखते हैं कि जहाज़ के जहाज़ आ रहे हैं, हमारे लोकल रिसोर्सेज भी हैं। अब कम से कम जो रोड के ऊपर लोग बैठे हैं, अगर मैं वहां पे पहुंच सकता हूं, अगर मेरी रसाई वहां पे है, तो कम से कम 2-3 चीजें तो कर सकते हैं ना, कि उनको आप खैमे प्रोवाइड करें, आप उनको साफ पानी उनको दें, आप उनके खाने का इंतजाम करें। मतलब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो बिल्कुल वहां पे नहीं हो रहा। बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि एक वहां पर बहुत सीनियर गवर्नमेंट के डॉक्टर कंबर शादात कोर्ट में, वो ज़ाहिर कैमरे पे नहीं आना चाहते थे, उन्होंने मुझे साइड पे ले जाके मुझे कहा कि आप जाके इस्लामाबाद और बाकी दुनिया को बताएं कि एक और बड़ा डिजास्टर इस इलाके में अनफोल्ड हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये लोग, आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि ये लोग यही जो गंदा पानी है जहां से जानवर नहा रहे हैं, जानवर ये वो पानी पी रहे हैं। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में बच्चों समेत लोग जो हैं यहाँ पे लोगों की जानें जाएंगी। तो प्लीज खुदारा, मैं गवर्नमेंट का डॉक्टर हूँ, मैं सामने नहीं आ सकता, ये आप मैसेज दुनिया तक पहुंचाएं कि खुदारा और कुछ नहीं कर सकते, तो इनको साफ पानी जो है मुहैया करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि डिजास्टर जितना मर्जी बड़ा है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, गवर्नमेंट बिल्कुल हेल्प कर सकती है। तो जो कामरान, ये तो बहुत बात हमें नजर आ रही है, वहां पे नहीं पहुंच रही। तो कामरान, ये तो वो इलाके हैं जहाँ पे आपकी रसाई है। बहुत सारे ऐसे इलाके भी तो होंगे जहाँ पर मीडिया टीम्स या कोई भी कैमरा उस तरह से नहीं पहुंच सकता और रिपोर्ट भी नहीं हो सकते। तो आपकी रसाई जहाँ तक एटलीस्ट गवर्नमेंट वहां तक भी जाने से कासिर है कि वहां पे जाके लोगों को कोई रिलीफ या हेल्प कर सके। और जैसे आपने खुद भी मेंशन किया
कि खाना पीना ये सब चीज़ें तो कर ही सकती हैं हुकूमतें, क्योंकि इतने बड़े सेटअप चलते हैं जब सूबों के अंदर, जब इन देहातों में जाते हैं, ज़राई फसलें होती हैं, तो क्या इन तक इमदाद पहुँचना इतना इम्पॉसिबल है कि अब तक कोई हुकूमती हेल्प वहाँ पहुँची ही नहीं? बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। जब मैं गया कंबर शहादात कोर्ट में, उससे एक रोज पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कंबर शहादात कोर्ट में थे। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो किस जगह पे गए हैं। वो सारे गवर्नमेंट मैनेज्ड सारा प्रोग्राम होता है, और इसी तरह से हमारी बाकी जो सियासी क़यादत है, इमरान खान साहब सक्कर में थे जब मैं यहाँ पे मौजूद था, और जिस जगह वो ठहरे, जिस होटल में ठहरा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक उनके जो लोकल वहाँ पे रहनुमा थे, वहां पर वो आए जहाँ पे सैलाब का कोई नामो निशान नहीं था। वहां पे कुछ उन्होंने तकरीर की, कुछ जो मुतासरीन थे उनको उन्होंने खाना खिलाया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शायद इमरान खान साहब के साथ जो मुशीर हैं, कम से कम वो ये करते कि इमरान खान साहब इमदाद ना भी लेके जाएं, एक दफा उन जगहों पे चले जाते तो उसके तवस्सुत से कैमरे वहां पे पहुंच जाते, तो शायद वो मसला हल हो जाता। तो मतलब जो हमारे सियासी लीडर भी हैं, वो बस सेफ खेल रहे हैं कि जहां पर एक प्रोग्राम अरेंज कर दिया जाता है, आप और 10-12 पिक्चर्स और वीडियोस बन जाती हैं ताकि उससे उनकी ट्वीट्स का पेट भरा जा सके। अच्छा कामरान, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस मामले में। जो एसीज डीसीज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल बॉडी सिस्टम तो नहीं है, अवामी नुमाइंदगान तो नहीं है जिनके पास कोई अथॉरिटी या फंड्स हों, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक रोल प्ले कर सकती है ब्रिज करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ एंड रिसोर्सेज को वहां तक लाने के लिए। आपका राब्ता हुआ असिस्टेंट कमिश्नर, किसी डिप्टी कमिश्नर से उन इलाकों के, और क्योंकि उनके नीचे सारी मैनेजमेंट है, उनके नीचे सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कोई राब्ता उनसे हुआ? वो भी रोल प्ले कर रहे हैं या बेबस हैं या करना ही नहीं चाह रहे ऊपर हुकूमत की तरह? देखिए, जब मैंने कोर्ट डीजी खैरपुर में गया, वहां पर जब मैं ये वीडियो बना रहा था इस बच्ची की, तो उस वक्त 2-3 मुझे फोन जरूर आए कि देखिए जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने वहां पे कैंप लगाया है, इनको बोला है कि वहां पे आ जाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिन लोगों का सब कुछ लुट गया है, तो वहां से छोड़ के आप क्या वो 50 किलोमीटर दूर वहां पे वो कैसे पहुंचेंगे? ऑलरेडी हर तरफ सड़कों में पानी आया हुआ है, तो इमदाद आपने उन लोगों तक पहुंचानी है। और दूसरा, वहां पर जो लोग थे मुतासरा, मैंने उनसे पूछा भी कि जब आपके साथ ये पानी आपके पास नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, तो आपने मकामी जो इंतजामिया उनको बताया है? तो इतने अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने कहा कि जब हम गए एसी के ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा कि राशन वहां पे पड़ा हुआ था, और उन्होंने ये भी हमें धमकी लगाई कि अगर आप मीडिया पे या बात बताओगे तो जिस जगह पे आपको ये कैंप लगा हुआ है ना, यहाँ से भी हम आपको निकाल देंगे यहाँ से। तो वहां पे इस तरह की सूरत हाल है, तो आप बयान नहीं कर सकते। मतलब कम से कम सिंध के ये जो 2-3 अजला हैं जहाँ पे मैं गया हूँ, इन दिनों में 3 दिन वहां पे रहा, ना तो मुझे वहां पे कोई MNA, ना वहां पर मुझे कोई MPA, ना कोई और ऐसी एक्टिविटी नजर आई कि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है तो वहां पर लोग जो है उनकी मदद कर रहे हैं। तो मतलब हमारे वही आपसे कह रहा हूं, वजीर खारजा साहब की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है? उनका इलाकों को तो अपना लाड़काना डूबा हुआ है, नवाब शाह जो उनकी फुप्पो का हल्का है वो डूबा हुआ है, खैरपुर नफीसा शाह साहिबा का जो है वो डूबा हुआ है, सक्खर जहाँ पे खुर्शीद शाह साहब जिसके बड़े दावेदार, मतलब सभी यू नेम इट, तो कोई भी आपको वहाँ पे एक्टिव नजर नहीं आया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनको पुश करता नजर नहीं आया। कम से कम वजीर आजम या वजीर आला नहीं पहुंच सकते, ऐसी DCs तो पहुंच ही सकते हैं हर इलाके के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर ये खैरपुर का जिक्र किया, सक्खर का आपने जिक्र किया, कंबर शहादात कोर्ट जो है वो हार्डली जो है आधे घंटे की ड्राइव पे है लाड़काना से, तो वहां पर और वो मेन रोड है, सबको नजर आ रहा है। अगर मैं वहां पे मकामी तो नहीं था, लेकिन मैं जब ट्रैवल किया तो सब कुछ मुझे वहां पे नजर आ रहा है। तो कम से कम जहां जहां मैं गया, मुझे वहां पर कोई इस तरह की प्रेजेंस नजर नहीं आई, और मैं मतलब बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मेरा ख्याल था कि इतना बेनिफिट ऑफ डाउट आप जरूर दे सकते हैं कि इतना बड़ा डिजास्टर है कि कहां कहां गवर्नमेंट पहुंचे, लेकिन कुछ तो करे ना। अगर 5%, 10% भी अगर उन्होंने कुछ किया होता वहां पे, तो आप कह सकते थे कि चलें यार कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। डिजास्टर इतना बड़ा है, तो मतलब अनबिलीवेबल सीन्स हैं। और मैं यहाँ पर ये भी जरूर कहूंगा कि हमारे मीडिया का भी बहुत ज्यादा कसूर है कि वो चंद जगहों पर तो पहुंचकर वो करते हैं रिपोर्टिंग के चलें सरसरी सा वो तस्करा कर देते हैं। यहाँ पर तो इतना बड़ा डिजास्टर है, मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में होता तो नहीं कमरान, एक तो थैंक यू वेरी मच, इतना रियलिस्टिकली टीम्स डिप्लॉय करते जी, इतना रियलिस्टिकली जो आपने हमारे सामने पिक्चर रखी है, आई सर्टेनली एग्री विद यू। हम पहले भी बात कर रहे थे, बट थैंक यू वेरी मच कि आपने एक इतनी क्लियर पिक्चर हमारे सामने भी रखी, क्योंकि हम मुसलसल बात करें लेकिन ये वाला एहसास हमें भी नहीं हुआ पहले। और हमें उन इलाकों से रिपोर्टिंग आ रही थी जहाँ पे शायद कुछ ना कुछ NGOs काम कर रही थी। अगर हुकूमत नहीं भी थी तो बहुत सारी NGOs के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वहाँ काम हो रहा है, लेकिन
आपने जिन इलाकों को आपने मेंशन किया और वहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो दैट्स सो अनफॉर्चुनेट एंड थैंक यू एग्जैक्टली वेरी मच कि आपने और हमारा ये मशवरा इनका बहुत कामरान का अच्छा है कि मीडिया टीम्स डिप्लॉय की जाएं और उनको इलाके असाइन किए जाएं कि वहाँ पे जाके वो काम करें। कामरान, इन द एंड कुछ ऐड करना चाहें इन लास्ट 20 सेकंड्स? मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि इन लोगों की जरूर मदद करें। मैं छोटा सा एक मिसाल दूंगा कि जब वहां पर कंबर शहदाद कोर्ट में हम कवरेज कर रहे थे, मुतासरीन के इंटरव्यूज कर रहे थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते इतनी शदीद गर्मी थी वहां पे कि 5 मिनट आप वहां पे खड़े नहीं हो सकते। मैं कुछ घंटे वहां पे रहा तो मेरी स्किन जल गई है। तो जब हम काम कर रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हम एक साए पे जब रुके तो मैंने देखा कि 2 बड़ी उम्र की खवातीन जो खुद मुतासर थी, जिनके पाँव में जूते नहीं थे, उन्होंने मुझे हाथ से पंखा जो है ना झेलना शुरू कर दिया। एक खातून आई, वो कहने लगी कि आपको मैं ठंडा पानी ला दूं, तो मैं उनके हाथ जोड़ने लगा कि आप ये क्या कर रही हैं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। तो वो मुझे कहने लगी कि तुम हमारे बेटों जैसे हो, कि तुम इस जगह पे आए हो हमारी आवाज उठाने के लिए, तुम्हें गर्मी लगी है, तुम्हें ठंडे पानी की जरूरत होगी। तो मैं हैरान था, यार इन लोगों के ऊपर कयामत टूट गई है और ये इनको मेरी फिक्र है। हालांकि मेरे पास वो गाड़ी थी एसी, उसमें पानी भी था, सब कुछ था। तो आप तसव्वुर करें कि ये उनका दिल है। गरीब लोग हैं, सब कुछ लुट गया है, लेकिन उनको मेरी फिक्र थी। तो ऐसे लोगों की आप मदद करेंगे, आपकी दुनिया भी और आखिरत भी संवरेगी। तो मेरा मैसेज लोगों के लिए यही है कि कोशिश करें कि मदद करें इन लोगों की जिस तरह से भी कर सकते हैं। राइट कामरान, राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वंस अगेन हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हम इस वक्त अपील हुकूमत से नहीं करेंगे, हम हुकूमत की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करेंगे जो पाकिस्तानियों को दर्द समझ सकते हैं। जैसे कामरान एक दर्द लेकर आए हैं वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के अलावा, और हमें वो दर्द महसूस हो रहा है यहाँ पे सुन के। आप इसको महसूस करें, आप अपनी किसी भी तंजीम जिसको आप पसंद करते हैं उसके पास जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, और इन तंजीमों से गुजारिश है कि कोशिश करें उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता। अल्लाह करे कि इन लोगों के लिए आसानी हो, हमारी दुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज आलमी योम खानगी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जा रहा है और इसी दिन के हवाले से हमने अब बात करनी है। बुनियादी तौर पे इस दिन को जो मनाने का मकसद है वो आवाम को वक़ार, इंसानी हुकूक और दीगर जो मामलात हैं जो इससे जुड़े हैं, इस पर खानदगी या तालीम, लिटरेसी की अहमियत याद कराना है या उससे आगाह करना है, और लिटरेसी के हवाले से इस एजेंडे को मज़ीद पढ़े लिखे और पायदार मुआशरे की जानिब आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। इसीलिए ये दिन मनाए जाते हैं। इस साल हम अगर इस खानगी के दिन की थीम की बात करें तो इट्स ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। यूनेस्को के मुताबिक 5 में से 1 बालिग अभी तक भी पढ़ा लिखा नहीं है, 1 अडल्ट वो पढ़ा नहीं है आउट ऑफ 5, और इनमें से 2/3 जो तादाद है वो ख़वातीन की है। तकरीबन 75 मिलियन बच्चे ऐसे हैं इस वक्त जो अभी स्कूल से बाहर हैं, और इसी हवाले से हम अगर पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी लम्स की बात करें तो वो भी मैदान में है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में इस तालीम के फ़रोग़ में काफ़ी अहम काम किया है, और वो किस तरीके से लिटरेसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लर्निंग को बेहतर कर रहे हैं और लर्निंग विदाउट काम कर रहे हैं, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर अरशद अहमद, वाइस चांसलर लम्स यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर अरशद, सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के हवाले से जो आपका कोलैबोरेशन हुआ है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि कोलैबोरेशन का बेसिकली पर्पस क्या था, और इसमें जो लिटरेसी रेट है उसको बेहतर करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़। Assalamu alaikum, Armala. Thank you so much. I hope you are well. खैरियत सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। Thank you, Imran. You know, first, if I may start by saying that you know, we express our solidarity with all of the victims of the flood, the devastating flood, and जितने इदारे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं हम उनके साथ शामिल हैं। तो उनकी याद में पहली बात तो यही है कि हम ये ना भूलें कि ये आज का सिर्फ मसला नहीं है, ये तो चलता रहेगा, एंड वी हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म इन precisely areas like literacy and redevelopment, which would take a different form, not doing the same thing we've done, which has resulted in those statistics you were talking about. But let me answer your question by giving some good news here. First of all, I don't know अगर नाजरीन ये जानते हैं कि बल्तिस्तान में अगर आप कोई फैमिली मेम्बर से पूछें कि अगर स्कूल में आपको दाखिल करना है और आपके 4, 5 या 6 बच्चे हैं, उनमें से आप किसको पहले शामिल करेंगे? एंड द आंसर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फीमेल्स. So this is excellent news for all of us to learn from.
The second thing is that the literacy rate जो आप बता रहे थे, which are horrific numbers by any global standard, very different in Baltistan. तो यहाँ पर औरतों का तो we have to learn from the model they have कि over 90% are literate, and वो तालीम की जो हैसियत रखते हैं, आई थिंक उससे हम सब सीख सकते हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम वहाँ जाके उनको सिखाएंगे नहीं बल्कि ज्यादा सीखेंगे। इसलिए इसी तरह उनके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नईम, जिनसे मेरी बातें हुई हैं कोई अबाउट अ ईयर बैक, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, और हमने कहा कि इस तरह करते हैं ये कि शुरू में तो रिसर्च की बात हो रही थी कि देखें क्लाइमेट चेंज का हब तो वहीं पर है, बिकॉज आपको पता है कि ये जो क्रायोस्फीयर है विच इज फ्रोजन आइस आफ्टर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, the Himalayan region is the third pole in the world. So, you know, climate change, dekh rahe hain, glaciers are melting. They have a lot of focus on how to reverse that change. And they are doing some wonderful studies there. So, our idea shuru mein ye tha ki hum data collect karenge, रिसर्चर्स को दुनिया में उनको भी बताएंगे कि यहाँ पर मौका मिला है कि आप कोई इंटरवेंशन करें और फिर पैटर्न और टू द ग्लोबल। डॉक्टर साहब, ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, एक तो हमारी एक कन्वेंशनल अप्रोच है पढ़ाई की ना, ये मुझे याद है जब लास्ट टाइम आप हमारे शो में आए थे तब भी मैंने आपसे सवाल किया था, और चूंकि ये मसला अभी भी मौजूद है तो हम चाहते हैं कि हम इस पर बार बार बात करते रहें। एक तो ये जो मुख्तलिफ तजर्बात पर मबनी रिवायती क्लासरूम अप्रोच से ज़्यादा मौसर कैसे है जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, एक तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, और दूसरा ये कि वी नीड टू मेक इट अ कल्चर कि हम लर्निंग की तरफ जाएं रादर देन जो हमारा एक कन्वेंशनल सिस्टम एजुकेशन का, जिससे डिग्री तो आ जाती है लेकिन तालीम नहीं आती। तो इस पे जरा मैं चाहता हूं आप प्लीज बात करें। Absolutely, thank you for a wonderful question. So you know, experiential education is the word सब इस्तेमाल करते हैं to talk about hands-on learning, practical learning, applied learning, learning in the real spaces, you know, natural settings में जो learning होती है उसका कोई वही नहीं है, जवाब नहीं है। तो इसी तरह हम सोच रहे थे, तो रिसर्च से बातें ये शुरू हुई कि किस तरह हम सीखें और सिखाएं, यानी let's think about real courses, credit courses, and we came up with 5 courses, and you know, instead of the usual internship या कोई प्रैक्टिकम होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की देर आर प्रोग्राम्स दैट ट्राई एंड हैव दिस फ्लेवर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बट वी थॉट कि इसको एक और लेवल पे ले जाएंगे, और वो लेवल ये है कि हर एक कोर्स, और हमने पांच कोर्स मिलके बनाए, यानी दे वर नॉट ओनली डिजाइंड बाय लम्स faculty but also by University of Baltistan faculty. So their faculty came here after our team visited, और वो 5 एरियाज में हमने को डिजाइन किए हैं ये कोर्सेज। और उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 75% of the coursework would be done in the field, in the community. Wow, lovely. तो आपको उधर बच्चों को लेके जाना है, और या तो दियोसाई प्लेन्स के अंदर या सतपरा लेक पर या शिगर। If I was the student, Dr. Saab, I would love to go and love to learn। दिल कर गया कि हम भी इसमें एडमिशन लें, कुछ ऐसा हमारे साथ भी हो। जी बिल्कुल जरूर। अब देखें, मसला ये था कि हमारे 150 जी डॉक्टर साहब, some signals problem I think। जी डॉक्टर साहब, जी प्लीज। जी, so we wanted to do a twinning program के दोनों मिलके पढ़ें, सीखें और सिखाएं। So 150 of our students, 150 of their students, 300 स्टूडेंट्स का हमें लॉजिस्टिक्स का सोचना था, कहाँ रहेंगे, और you know वाकया ये हुआ कि पहले हफ्ते में our students experienced the real life in Skardu, which was that स्लाइडिंग हो गई। अब वो स्लाइडिंग से it jammed up the filter in Satpara Lake, which feeds all the water to the community. तो एक हफ्ते के लिए ना उनके पास पानी था पीने के लिए, ना नहाने के लिए, ना साफ करने के लिए, पकाने के लिए। So that was, you know, ये बड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से 5 कोर्सेज की तरफ इशारा किया, ऑब्वियसली एक बहुत डिफरेंट डायमेंशंस होती है मुख्तलिफ, जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, इसमें जो स्टूडेंट्स का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा कि मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर वो अपनी एक्सपर्टीज़ को आजमाएंगे और उसको
इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कितना हेल्पफुल होगा एक इलाकाई कल्चर को, या जो चैलेंजेस होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल कितना हो सकता है मुख्तलिफ कोर्सेज को पढ़ना? बहुत बहुत ये एक अहम सवाल है। इसलिए देखें, सबकी दुनिया छोटी दुनिया होती है until you collaborate. So उनके प्रोफेसर्स जो हैं which bring local expertise, वो हमें बता रहे थे हमारे ये मसले हैं, ये हमारे गोल्स हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, but then our professors were saying, but देखें there's a solution here, there's a solution here. तो मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। एक मिसाल ये थी कि सम स्टूडेंट नोटिस्ड कि वो पानी जो है नल का वो टपकता जा रहा है, और उन्होंने पूछा प्रोप्राइटर से जहाँ वो ठहरे हुए थे कि ये कब से ये नल इस तरह पानी गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा ये तो सालों से हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखें ये एक वॉशर लगा दें इसमें तो आपका पानी का मसला सॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट दे डिड वाज कैलकुलेटेड ऑल द टैप्स दैट आर लीकी इन स्कर्दू, और वो उसका जो नज़ारा मिला उनको पता लगा ये छोटे इंटरवेंशन के साथ यू कैन सेव टन्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर दिस वे। तो ये छोटी मिसाल। बड़ी मिसाल मैं आपको ये दूं, यहाँ पर आप सोचें, हम कहते हैं लोड शेडिंग होती है और क्या तकलीफ होती है 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए। वहां पर 12 घंटे हर रोज लोड शेडिंग होती है। नाउ इमेजिन इफ यू आर इन एन ऑपरेटिंग थिएटर एंड द ओनली हॉस्पिटल दे हैव, and you have an unfortunate incident, you have to do surgery immediately, power goes off. No. What do you do? My goodness. Okay, so you have a what do you call it, a backup system, right doctor, bilkul right, लेकिन बैकअप सिस्टम के लिए टाइम लगता है, एंड यू कांट स्टॉप द सर्जरी। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, और ये टॉपिक इतना वसी है, हम जरूर चाहेंगे कि इस पे ऑफ एंड ऑन आपसे हम बात करते हैं और दोबारा भी इस पे एक नशिस्त करें। अभी वक्त हमारे पास डॉक्टर साहब कम है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और इसको कैसे लम्स इंप्लीमेंट कर रहा है आपके थ्रू, और उन इलाकों में कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी लोग तालीम की अहमियत को समझते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दो कल्चर्स को मर्ज करने में भी, और उन तलबा को भी एक अच्छा विजन देगा, एक्सपोजर देगा जिनको इसकी बड़ी जरूरत है और जो डिजर्व भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरशद वीसी लम्स, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ डॉक्टर अरशद अहमद साहब मौजूद थे, बात कर रहे थे। हम डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में जरूर एंगेज करेंगे और उस पर बात करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब बात कर लेते हैं कुछ हम क्रिकेट के हवाले से। आपको मालूम है कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक तारीखी मैच हुआ। अच्छा, जब मैच हो रहा था लोग इसको तारीखी मैच कह रहे थे तो मुझे तारीखी लगा नहीं, बट देन नसीम मियांदाद ने इसको तारीखी बना दिया। मियांदाद हम इसलिए कह रहे हैं कि क्रिकेट शारजाह ग्राउंड के अंदर इससे पहले जो छक्का हमें याद है वो जावेद मियांदाद साहब का था, जो चेतन शर्मा को पड़ा था, और कल ये छक्के जो है वो नसीम शाह ने मारे और कमाल मारे। इसी हवाले से हमने बात करनी है, और हम आपको बता चुके हैं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैच। कल का जो हाईलाइट रही, वैसे मैन ऑफ द मैच तो शादाब थे, लेकिन जो हाईलाइट जो चुराली जिसे कहते हैं ना लाइमलाइट में जाके, वो नसीम शाह है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया। फिर कल का मैच देखा आपने और आपने नसीम शाह को भी देखा, फिर कैसा लगा आपको? कल का मैच बहुत अच्छा था, लेकिन अगर हम देखें कि अफगानिस्तान से जो हमारे आखिरी कुछ मैचेस हुए हैं ना, वो सब इतने क्लोज हुए हैं। और इस टीम के ऊपर ना अल्लाह का खास करम है कि कई दफा ऐसा होता है कि ये बिल्कुल हारने लगती है मैच और फिर जीत जाती है। जैसे कल ऐसा लग रहा था कि हार गई टीम, 90% लग रहा था हार गई, लेकिन नसीम ने जो 2 छक्के लगाए पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और आपने देखा कितने खुश हुए थे पाकिस्तानी प्लेयर भी, जैसे ट्रॉफी जीत ली, सब ग्राउंड में आ गए थे, और वाकई खुशी की बात भी थी ये। और जैसे आपने कहा कि शारजा में मियांदाद का छक्का था, अब इनके भी छक्के याद रखे जाएंगे, लेकिन मियांदाद एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, एक अजीम बैट्समैन थे। नसीम शाह तो पेस बॉलर है, उनका ये कारनामा इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा सलीम, एक बड़ा अहम सवाल मैंने सोचा था कि मैं करूंगा जब सुबह हमारी बात होगी, और वो है मोहम्मद यूसुफ साहब के हवाले से, जो हमारी बैटिंग को कोच कर रहे हैं। उन्होंने रात को एक वीडियो शेयर की जिसमें वो नसीम शाह को नेट में प्रैक्टिस करते दिखाते हैं और वो फुल टॉस को और शॉर्ट गेंदों को मारते नजर आते हैं। उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस तरह का कैप्शन भी उन्होंने लिखा। तो ये मोहम्मद यूसुफ साहब को हमारे 27 गेंदों में 5 विकेटें गिरती नजर नहीं आई, और इसके अलावा हमारी जो ऊपर का, चले बाबर तो आउट हो गए, बाबर यूजुअली खेलते हैं, उनका थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है, लेकिन क्या मोहम्मद यूसुफ को 130 पे होती टीम नजर नहीं आई? वो एक प्लेयर का क्रेडिट तो ले रहे थे, जो चले उन्होंने लगा दिया, अल्लाह ने करम कर दिया। आपकी बात में ही आपका सवाल में जो जवाब है वो छुपा हुआ है कि यही है बात कि जब कोई अच्छा करे तो क्रेडिट लेने सब आ जाते हैं, जब कुछ बुरा हो तो सब गायब हो जाते हैं।
बैटिंग लाइन कल किस तरह हमारी फ्लॉप हुई, लग रहा था कि बाउंड्री नहीं है, विकेट जो है वो बाउंड्री है, विकेटों के अंदर चौके मार मार के आउट हो रहे थे वो। तो उस तरह का जो लग रहा था कि खेला ही नहीं जा रहा, जो आ रहा है जा रहा है, और वो सामने ऐसा लग रहा है जवानी के मैग्रा या मार्शल वगैरह बॉलिंग कर रहे हैं। वो तो यूसुफ साहब खामोश रहे उस वक्त। आखिर में 2 छक्कों का उसका क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट उसका जाना चाहिए। सलीम साहब, ये जो आपने बात की ना कि आ रहे थे और जा रहे थे, तो ये बाबर आजम भी आजकल आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको लग रही है? हाँ, मतलब दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें बाबर की कैपेबिलिटीज पे मतलब पूरी दुनिया मानती है उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैड पैच चल रहा है इनका, इसकी क्या वजह है? ये लगता है कोहली के साथ जो हाथ में लाया ना, उससे हाथ हुआ है कुछ। हाँ, उन्होंने अपने फॉर्म्स का तबादला कर लिया। ऑन सीरियस नोट, 4 मैचेस हैं जिसमें बाबर फ्लॉप हो गए, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि लगातार इतने ज्यादा मैचेस में, और उन्होंने अपना मेयार ऐसा बना लिया है कि 50 से कम लगता था तो वो आउट ऑफ फॉर्म, अब तो बिल्कुल ही उनका लो स्कोर है, और इस चीज को जल्दी उनको ओवरकम करना पड़ेगा। हाँ। वरना होगा ये कि क्योंकि वो कैप्टन भी है, कैप्टनसी का एक अलग प्रेशर होता है, फिर अपनी फॉर्म को भी ले गए, 2 तरफ से उनको सोचना पड़ेगा, तो उससे और उनकी परफॉर्मेंस जो है खराब हो सकती है, खुदा ना खासा, जैसे कि विराट कोहली के साथ हुआ था, आपने देखा होगा। फॉर्म खराब हुई, कैप्टनसी चुनी, फिर उसके बाद स्ट्रगल कर रहे थे काफी। तो बाबर को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और मोहम्मद यूसुफ को भी चाहिए उनके साथ वक्त ज्यादा गुजारे, उनका हौसला बढ़ाए। वैसे अब बाबर को इस तरह की कोचिंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एतमाद की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट जो है ना, वो गेम ही सारा कॉन्फिडेंस का गेम है। एक अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ तो फिर मसला है। आप चूंकि वहां पे मौजूद थे, तो हमने तो कुछ वीडियोस देखी मैच के बाद की। एक तो हमने ऑन ग्राउंड आसिफ अली एंड ऑल, वो तो सीरीज से जो भी चली, ये जो तमाशाइयों ने कल किया, ये क्या किया? ये अफगानिस्तान के तमाशाइयों के साथ क्या मसला है? ये जब भी हारते हैं ये लड़ना शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी आप हमें कुछ वाकयात बता रहे थे कि वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसे नाखुशगवार वाकयात हुए इनके हवाले से। ये क्या मसला है और इस पे आईसीसी को क्या करने की जरूरत है? सलीम खालिक साहब, मैं वापस आ गया हूँ, मैंने भी आपकी तरह टेलीविजन पे मैच देखा था, लेकिन मैं उन मैचों का गवाह रहा हूँ, जैसे पिछले साल वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान से मैच था वो, और इंग्लैंड में एक मैच हुआ था। अफगानिस्तान के जो शायकीन हैं उनको पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह हम लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच में करते थे, उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होता है तो वो उसको उसी तरह से होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे वो तमाशाई हो। वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने उनको क्रिकेट सिखाई, अभी भी पाकिस्तान में आके वो खेल रहे होते हैं, पीएसएल में भी खेल रहे होते हैं, हर जगह पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन पता नहीं क्या है। अच्छा, वो ये भी नहीं देखते कि यूके का कानून ऐसा है, इधर दुबई का कानून ऐसा है, फिर वो जो कल तो उन्होंने उठा के मारी। मतलब जिंदगी में ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि जब पता भी है कि ये इस जगह का ये मसला है, तो फिर आप क्यों इस तरह से करते हैं? और ऑन ग्राउंड भी सलीम साहब बड़ा अजीबोगरीब रिएक्शन था प्लेयर्स का, बहुत एब्यूजिव था। ऑस्ट्रेलिया का अभी मैं एक अखबार सुबह देख रहा था, उसमें इतनी बड़ी खबर आई और तस्वीरें आई है कि क्रिकेट मैच की खबर नहीं है कि क्या हुआ, कौन जीता, ये खबर है कि भाई क्रिकेट मैच में तमाशाइयों ने कुर्सियां उखाड़ के जो है दूसरों को मारी। मतलब ये आप कुर्सियों की बात कर रहे हैं, अमरीकी जहाज पर लटक के उड़ने की कोशिश करते हैं, और बेचारे ऊपर से फिर गिरे थे नीचे। That was also unfortunate. चीज है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर मैं उनको यही, अफगान भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मैं उन लोगों को यही बोलूंगा, क्रिकेट को क्रिकेट समझे, क्योंकि देखिए हम लोग हारे इंडिया में, पहला मैच जो हारे तो कुछ नहीं किया, वो भी बहुत क्लोज मैच हारे थे, सारे शायकीन जो है अफसोस किया और है ना ये सर झुकाते बनता था। नहीं, बनता था। वो अपने प्लेयर्स की जो करते हैं वो फिर अनफॉर्चुनेट होता है ना, जो वो उन्होंने अर्शदीप का हाल किया है ट्रोल कर करके। अपनी टीम का बता रहा हूँ, पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान पहला मैच जो हारा था, हाँ, जो पहले भी हारा है वर्ल्ड कप वगैरह में, जब भी हारा है ना, तो वो इस तरह से होता है कि हमारे जो शायकीन है वो कभी इस तरह नहीं करते कि गालियां दे रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं। सोशल मीडिया की बात हो रहा है, लेकिन वैसे नहीं करते। तो एक क्रिकेट मैच को क्रिकेट मैच समझना चाहिए। इंडियन तो है ही एक्सट्रीमिस्ट, इंडिया का अर्शदीप का आपने जैसे बताया। अभी तो पिछला मैच वो हारे, तो वो मैंने पढ़ा कि जब वो बस में बैठ रहे थे तो किसी ने उनको गाली दी, गद्दार कह दिया उनको, जैसे उसने पता नहीं ओलंपिक में मेडल जीत लिया कोई। ऐसे ही है। नहीं, वहां पे एक अच्छी बात ये थी कि वहीं पे एक इंडियन सपोर्टर थे, उन्होंने उसको मना किया, स्नप किया उस आदमी को कि आप ओके, तो उन्होंने उसको कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक है सलीम साहब, चलें लेट्स होप कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक अच्छा मैच हो, और क्योंकि श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छी है। इस मैच के हवाले से अपना तज्जिया और तबसरा हमारे सामने रखा। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वंस अगेन भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शुड बी देयर, मतलब नहीं होना चाहिए। डू यू हैव समथिंग स्पेशल टू प्ले? शादाब खान की एक वीडियो है जो मिनी हार्ट अटैक्स पूरी कौम को कल दिए जा रहे थे, इसका एडमिट शादाब का आदाब किया। उन्होंने क्या कि जी हम माजरत खाएं कि हम पूरी कौम को इस तरह से तड़ा निकालते हैं। अच्छा, पता है इनको भी है सारा, जरा दिखाएं जी वीडियो, दिखाएं जी वीडियो, क्या कह रहे थे?
मुझे लगता है सारे मैचेस हो रहे हैं। मैं अभी नबी भाई से ये बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि हम ना जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ क्योंकि हार्ट अटैक के काफ़ी चांसेस हैं ऐसे मैचेस देख के क्योंकि मेरे से खुद नहीं देखने होता। मैं खेल लेता हूँ ऐसे मैचेस लेकिन मेरे से देखने नहीं होता। यानी उनको रियलाइजेशन है कि वो पूरी कौम के साथ क्या करते हैं आखिरी बॉल के ऊपर। और हाँ चलें जी, शादाब का हमारी तरफ से शादाब को वाकई आदाब, कल बहुत अच्छा खेले, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की उन्होंने। और जिस तरीके से एक छक्का खाने के बाद वो वापस कम बैक किया उन्होंने, एक छक्का उनको लगा, छक्के बहुत कम खाते हैं, तो दैट वाज ब्रिलियंट। सब बहुत अच्छा खेले। ब्रेक लेते हैं जी और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप पाकिस्तान लेकर आएगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट सफर है शर्त का, जिसमें बात हो रही है वादी गिज़र के हवाले से। दिखाते हैं आप। पोलो को बादशाहों का खेल भी कहा जाता है और खेलों का बादशाह भी कहा जाता है। इसकी तारीख में जाएं तो मालूम होता है कि 6ठी सदी ईस्वी कब्ल मसीह में ये खेल खानाबदोश ईरानियों और तुर्कों का खेल रहा है। इस खेल के बारे में कहा जाता है कि इब्तिदा में ये जंगों के हवाले से तैयारी का एक तरीक़ाकार था। इसमें घोड़ों और फौजियों की तरबियत होती थी। पोलो आज भी दुनिया का मशहूर खेल है। पोलो खेल के 100 अराकीन मुमालिक हैं। पोलो के हवाले से एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि ये खेल ओलंपिक्स का हिस्सा भी रहा है। 1900 से 1936 तक पोलो ओलंपिक स्पोर्ट्स का हिस्सा था। बाद में इसको महंगा होने की वजह से और घोड़ों की ट्रांसपोर्टेशन मसाइल की वजह से निकाल दिया गया। पोलो खेल एक शानदार तारीख का हामिल रहा है। अब्बासी बगदाद शहर के बाहर एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक ईरानी मिनिएचर है जो 1546 में बनाई गई, जबकि ये तस्वीर 1640 की है और इटली में खिलाड़ियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर चीन की है और 706 ईस्वी में खिलाड़ियों को पोलो खेलते देखा जा सकता है। आज पोलो के खेल में बहुत से रद्दोबदल किए गए हैं। अगर दुनिया में कहीं असल और रवायती पोलो देखने को मिलती है तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान अव्वल नंबर पर है। यहाँ फ्री स्टाइल पोलो खेली जाती है। ये पोलो की वही शक्ल है जो हमें इस खेल की इब्तिदा यानी 6ठी सदी कब्ल मसीह में देखने को मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में शंदूर फेस्टिवल आलमी शोहरत रखता है। शंदूर पर पोलो का मैदान 1935 में बनाया गया। ख्वार जुबान में इसका नाम रखा गया और उसका मतलब था कि चांद के पास पोलो ग्राउंड। नाम की मुनासबत इस हवाले से दुरुस्त थी कि मैदान सतह समुंदर से 3700 मीटर की बुलंदी पर वाक़या था। शंदूर के अलावा 20 जगहों पर पोलो खेली जाती है। गिलगित में एक शानदार पोलो ग्राउंड मौजूद है। इसी तरह स्कर्दू का पोलो ग्राउंड भी बहुत खूबसूरत है।
पोलो खेलना गिलगित बल्तिस्तान में एक रोजमर्रा की सरगर्मी है। कमर्शियल सेटअप्स अपनी जगह कशिश रखते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल खालिस फॉर्म में अगर पोलो देखनी हो तो गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में किसी से पूछें कि रूटीन में पोलो कहाँ खेली जा रही है। वहाँ जाइए और देखिए कि क्या कमाल रवायती अंदाज में पोलो का खेल जारी है। आइए आपको गाकूच बाला में ले चलते हैं। गाकूच बाला में कले के करीब ये पोलो ग्राउंड वाक़या है और इस पोलो ग्राउंड की एक कमाल तारीख है। यहाँ हर हफ्ते बाकायदगी से पोलो खेली जाती है, मैच भी हो जाता है और किसी बड़े इवेंट के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। यहाँ सब मकामी लोग बैठे हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग, सब के लिए ये एक रूटीन की बात है। खिलाड़ी इन्हीं तमाशाइयों के रिश्तेदार हैं। मौसीकी पोलो का नागुज़ीर हिस्सा है। यहाँ कोई सयाह नहीं है। सयाह अमूमी तौर पर किसी बड़े इवेंट में पोलो देखते हैं जो किसी बड़े शहर के पोलो ग्राउंड में मुनक़िद होता है, लेकिन असल पोलो का मजा ये है कि आप किसी गांव में जाएं और वहाँ की रूटीन की पोलो देखें। सब खिलाड़ी और तमाशाई एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए बहुत दिलचस्प अंदाज में नारे और हूटिंग भी होती रहती है। खिलाड़ियों की बाहमी गुफ्तगू और नारे भी सुनाई देते रहते हैं। जब भी गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो ये रवायती वाली पोलो जरूर देखिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है आज 8 सितंबर है। कल हमने यौम फ़िज़ाइया की बात की थी, आज यौम पाक बहरिया मनाया जा रहा है और सितंबर का हम जिक्र करते हैं तो उस तस्करे से कामयाबियों की कई दास्तानें हैं। वैसे तो कई हैं, लेकिन जंग सितंबर के हवाले से पाक बहरिया ने जो समंदरी हदूद की हिफाजत की, अपना लोहा बनवाया, अपनी बर्तरी दिखाई, यकीनी तौर पर वो जो एक मैरी टाइम हिस्ट्री है या दुनिया की जो बहरी सिक्योरिटी का निज़ाम है उसको लेकर एक मिसाल है। यकीनी तौर पर 1965 की जंग के आगाज़ पर ही भारतीय नेवी के को द्वारका के मकाम पर दबोच लिया गया और ये वाक़या बार बार जब भी यौम बहरिया आता है हम इस पर बात करते हैं। इसमें दुश्मन को भारी नुकसान आपको याद है उठाना पड़ा था। ये पाकिस्तान की कौमी तारीख की बात करें, पाकिस्तान की अस्करी तारीख की बात करें या बहरी फ़ौज की तारीख की बात करें, इसको हमेशा याद रखा जाएगा इस वाक़े को। और इसके अलावा भी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मैरी टाइम सिक्योरिटी की अहमियत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम अगर ऑन ग्राउंड बात करें और उसमें पाकिस्तान नेवी कैसे अपनी बर्तरी साबित किए हुए दुश्मन के ऊपर, ये भी कोई किसी से ढका छुपा नहीं। हमने इसी मामले पे और इसी हवाले से आज बात करें। आज पाक बहरिया का दिन मनाया जा रहा है तो हमारे जो मेहमान मौजूद है कमांडर हसन अली चौहान मौजूद है, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। कमांडर साहब, सबसे पहले तो पाक बहरिया का आज दिन है, इस दिन की अहमियत के हवाले से, इस दिन की सिग्निफिकेंस के हवाले से हम जरूर बात करेंगे। नेवी डे के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब 1965 में 6 सितंबर में इंडिया और पाकिस्तान की जंग का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान नेवी को एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क मिशन असाइन किया गया, जिसमें द्वारका के मुकाम पे उनके रडार इंस्टॉलेशन पे हमला करना था। ये अपनी नौइयत का एक ख़ास और बहुत अहमियत का हामिल ये मिशन था, जिसमें आपने अपने से जो कि न्यूमेरिकल सुपीरियर एक फ़ोर्स है उसका मुकाबला करना है। उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 बैटल क्रूज़र जिसकी गन्स की रेंज और मुख्तलिफ नौइयत के फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर जो कि हमसे दुगनी तादाद में उनके साथ मौजूद थे, उनका सामना करते हुए और उनकी एयरफोर्स का सामना करते हुए उन्हीं के घर पे जाके द्वारका के मुकाम पे रडार इंस्टॉलेशन को तबाह करना था।
ये रडार इंस्टॉलेशन की अहमियत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं, अगर इंडियन एयरफोर्स कराची पे हमला करती है तो ये उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता था। अच्छा। तो नेवी को ये टास्क दिया गया 6 सितंबर को, और 8 सितंबर को हमने ये मिशन कंप्लीट करना था। इसी हवाले से नेवी डे मनाया जाता है, और ये बहादुरी की एक ऐसी उम्दा मिसाल है कि पाकिस्तान नेवी ने ना सिर्फ बेहतर हिकमत अमली से वहाँ जाके हमले किए और ऐसी प्रोफिशेंसी का मुजाहरा किया कि विद इन 4 मिनट्स हमारे 7 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, 50 राउंड्स फायर किए हर शिप ने, और टोटल 350 राउंड्स फायर विद इन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स 7 शिप्स ने फायर किए एंड दे डिस्ट्रॉयड इट कम्प्लीटली। एंड देन उसके बाद वो अपनी पोजीशंस पे वापस आए हैं, और वो रेडी थे कि इंडियन नेवी हमारा मुकाबला करेगी और हम उनका फिर मुकाबला करके उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वाह। इससे हमें 2 ऑब्जेक्टिव हासिल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने द्वारका को न्यूट्रलाइज़ किया, प्लस इंडियन मोरल फैक्टर बहुत मुतासिर हुआ, और जब अल्लाह ताला पे आप भरोसा करके तवक्कल करके और बहादुरी के साथ अपना दुश्मन पर हमला करते हैं तो अल्लाह का डर और खौफ दुश्मन के दिल में आ जाता है। बिल्कुल, और वही हमारी स्ट्रेंथ भी है। बिल्कुल, और थ्रू आउट द वॉर दे वर अनेबल टू इवन वेंचर आउट ऑफ देयर हार्बर। हमारी सबमरीन भी वहाँ मौजूद थी, हमारे शिप्स भी वहाँ मौजूद थे, और नेवी ने 8 सितंबर के ऑनवर्ड पूरी जंग में अपना लोहा मनवा लिया। और वो मुझे लगता है वो सिलसिला आज तक चल रहा है। बिल्कुल। हमने रिसेंट पास्ट के अंदर भी देखा कुछ हरकतें दुश्मन ने ऐसी की और उसको दुनिया भर के अंदर न सिर्फ शर्मिंदगी उठानी पड़ी बल्कि जिसे कहते हैं कि कली खुल गई उसकी, जो इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग्स हमारे दुश्मन की हैं अपने सिस्टम के ऊपर, उस पर भी पाकिस्तान नेवी ने एक मोहर लगा दी कि पाकिस्तान नेवी ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं कई दफ़ा दुश्मन की आप दोस्त अगर हमारे पानी में या हमारे पानियों के करीब भी आई हैं, ना सिर्फ हमने उनको डिटेक्ट किया है और उनको बल्कि भागने पर भी मजबूर किया है। और ये आप मुसलसल देख रहे हैं, और सबमरीन फोर्स में एक अगर डिटेक्ट हो जाना उसके लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है। बिल्कुल, और हमने ये बार बार किया। अच्छा, ज़बरदस्त बात है। एक तो चले हम मौजूदा जो अहमियत है उस पर तो हम बात करेंगे, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने हमें बताया। दुश्मन के जहन में उस वक्त 1965 के अंदर क्या था? हमें अंडर एस्टिमेट करा था जैसे वो हमेशा या फिर क्या था ऐसा जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान नेवी को चैलेंज करने का फैसला किया? एंड देन वी रिस्पोंडेड सो वेल। दुश्मन मेरे ख्याल से दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक फोर्स जिसके पास सिर्फ 7 शिप्स अवेलेबल हैं और एक डिस्ट्रॉयर, एक सबमरीन फोर्स है, उनके मुकाबले में उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर थे, डिस्ट्रॉयर थे, उनके क्रूज़र थे, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इस तरह भी कुछ कर सकते हैं। प्लस जब हमने उन पर अटैक किया तो हम समझ रहे थे कि वो रिटेलिएट भी करेंगे, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बुज़दिल निकले। वो बाहर भी नहीं आए, और थ्रू आउट हमारी सबमरीन फोर्स रेडी थी ताकि उस पर अटैक करते, और वो दे वर नेवर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। अच्छा, ये तो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात की। अब थोड़ी सी आपकी और मौजूदा नेवी की सूरत हाल पे बात करते हैं। ऑब्वियसली आपने भी आपने जिस तरह से हमें पहले बताया कि आपने ऑप्ट किया नेवी को, जो एक इंसान का विजन होता है, उसकी इंस्पिरेशन होती है, इट्स वेरी डिफरेंट। और किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जब आपने नेवी को ज्वाइन किया, क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली? और ऑब्वियसली फोर्सेस को ज्वाइन करना इटसेल्फ एक बड़े फ़ख्र की बात होती है। मेरी इंस्पिरेशन नेवी के रोल के ऊपर थी कि नेवी एक 4 डायमेंशनल फोर्स है जिसमें आपको मौका मिलता है कि आप अंडर वाटर, ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ऑन लैंड, इवन इन एयर आप ऑपरेट करते हैं, और ये चारों मीडियम डिफरेंट हैं। और उसकी नेवी की ट्रेनिंग में इन चारों मीडियम से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अंडर वाटर ट्रेनिंग कर सबमरीन्स के लिए ऑपरेट करते हैं, उसमें ना सिर्फ फिजिकल बल्कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का होना भी बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जो हमारी लैंड फोर्सेस की ट्रेनिंग है, उसके अंदर जो जिस जगह वो ऑपरेट कर रहे हैं वो मार्शी एरिया, दलदली इलाका है, और वो डिफरेंट है जो कि हमारी सोल्जर्स की ट्रेनिंग है उससे बढ़ के है। ठीक है। हमारे पायलट्स को ना सिर्फ अपनी फ्लाइंग ऑपरेशंस पे महारत हासिल करनी होती है, बल्कि उनको स्विमिंग के प्री रेक्विजिट भी पूरे करने होते हैं। दे हैव टू फ्लाई ऑन इन सी। ठीक। एंड सरफेस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब सरफेस शिप्स के ऊपर जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपका एक प्लेटफॉर्म जो कि स्टेबल नहीं है, एवरी टाइम इट इज़ मूविंग, एंड देन यू हैव टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, और आपकी वो ट्रेनिंग होती है जो आपके काम आती है। तो इसमें एक बहुत एक्सपोजर था, मेरी मोटिवेशन थी। अच्छा कमांडर हसन, हमें एक बात पता है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जो हमारे पानी है,
उनकी बड़ी अहमियत है दुनिया के अंदर, और जब उन पानियों की अहमियत बहुत ज़्यादा है तो हमारी नेवी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी है। इट कम्स विद चैलेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठे आते हैं। कहाँ स्टैंड करते हैं हम? पिछले 30-40 सालों में 65 वॉर के बाद भी हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है पाकिस्तान नेवी ने। वेयर डू वी स्टैंड? दुनिया भर के जो प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योरिटी के, पानियों को लेकर, हमारी नेवी कहाँ स्टैंड करती है? इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अमन सीरीज ऑफ एक्सरसाइज पाकिस्तान नेवी कंडक्ट कराती है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, रशियन नेवी, अमेरिकन नेवी, जापानीज नेवी एंड चाइनीज़ नेवी, दे ऑपरेट एंड दे कम टू पाकिस्तान। इससे हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा होता है हमारे मुल्क की, प्लस उनका एतमाद भी हम पे ज़ाहिर होता है कि हमारी नेवी को वो इस प्रोफेशन समझते हैं कि हमारे साथ वो एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज म्यूचुअल एक्सरसाइज में आप म्यूचुअल लर्निंग के लिए आते हैं, और वो हमारे मुल्क में around more than 40 navies they operate, they come and they conduct exercise with us. Brilliant. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान नेवी कितनी पोटेंट और पोटेंशियल फोर्स है। इसमें जो ऑफिसर्स हैं, सीपीओ सेलर्स हैं और जो सिविलियंस हैं, दे आर प्रोफेशनली ग्रूम्ड। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा इस तरह बनाया जाता है कि इनको अपने प्रोफेशन में महारत हो, तभी यही हमारी सर्वाइवल है। और हमारी नेवी हर लम्हा तैयार है समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए। इसके अलावा जो भी ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, उन पे भी उनको भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा कमाल साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली अभी मुल्क के अंदर एक बड़ी डिज़ास्टर की सी सिचुएशन है, मुख्तलिफ फोर्सेस अपने अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं, जो भी एक सिनेरियो भी क्रिएटेड है, इसमें पाकिस्तान या जो नेवी है बहरिया, इसका क्या रोल है? आप लोग किस तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं दीगर फोर्सेस के साथ मिलकर, और इसकी हवाले से? हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ी आफत का सामना है, जिसमें सैलाब मुतासरीन कि हम पहले फ़ेज़ में उनको पीने का साफ़ पानी, खाने पीने की अशिया, और इसी तरह जो मेडिसिन हैं बेसिक, ताकि उनको कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, और हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर उन इलाकों में गए हुए हैं जो कि सिंध के इलाके हैं, बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पे हैं। इसके अलावा अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में, इवन पंजाब तक हमारे ऑपरेशंस जारी हैं। नेवी के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, 50 के अराउंड हमारी मोटराइज बोट्स हैं, होवर क्राफ्ट्स हैं, जहाँ वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये फ़ेज़ 1 है, जिसमें हमारे लिए हमारे लोगों की जानें बचाना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, उनको सर्वाइवल तक लेके आना। इसके बाद फ़ेज़ 2 शुरू होगा, जब पानी ज़मीन से नीचे चला जाएगा, तो हमने उनको रिहेबिलिटेशन में उनकी मदद करनी है, ताकि वो अपने तामीर, घरों की तामीर। आपको क्या हुकूमत उन इलाकों को इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान नेवी यहाँ पे पहुँचे, या आपका अपना एक सिस्टम है जिसके तहत आप डिटेक्ट करें? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब हमारे एंकर हैं उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है, और वहाँ पे लोग अभी भी बेयारो मददगार हैं। वी नो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस, दे हैव द कैपेबिलिटी, और उन्हें करके दिखाया हमेशा, वो पहुँचते हैं चाहे कोई भी क्लेमिटी हो। तो अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, तो ये बेसिकली कैसे इलाकों को डिटेक्ट करके अमल किया जा रहा है? ये इस प्रोसीजर क्या है इसका? इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन चल रही है PDMA के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ, इस तरह फेडरल गवर्नमेंट के साथ ज़िले हुकूमतें हैं, आर्मी के साथ, एयरफोर्स, नेवी एंड जो भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। जो मैकेनिज़्म बनाए गए हैं, हमारे पास वेयरविदॉल हैं कि हम इसी मीडियम पे ऑपरेट करते हैं, पानी के मीडियम पे दर्दली इलाकों में। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था, तो हम ज़्यादा अपने आप को प्रोफेशन समझते हैं कि इन इलाकों में ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल जहाँ पे जाना मुश्किल है, तो दे कॉल अस एंड हम अपने वेयरविदॉल्स और अपने रिसोर्सेज वहाँ लोकेट करते हैं। दैट्स अमेजिंग। दुनिया में इस वक्त चूँकि हम हमेशा 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, और उसकी डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। अब दुश्मन ऐसे नहीं आता कि हेड टू हेड ऐसे जंग नहीं होती है, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ पैटर्न्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम यहाँ पे इनको इस्तेमाल करने के लिए ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिस्क्लोज द थिंग्स दैट व्हाट आई नो, लेकिन फॉर द यंगस्टर्स जो कि इस वक्त देख रहे हैं, या जो पाकिस्तान नेवी से प्यार करते हैं, नेवी डे है तो मैं इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारा क्या कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान नेवी पे? क्या मैं ये कॉन्फिडेंस इस एतमाद से देना चाहता हूँ कि हमारी नेवी हर लिहाज से, चाहे वो जंगी साजो सामान के लिहाज से हो, ट्रेनिंग के लिहाज से हो, प्रोफिशेंसी के लिहाज से हो, और अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से हो, एक मोटिवेटेड हमारी ह्यूमन रिसोर्स है जो कि उनसे नंबर आज़मा होने के लिए तैयार हैं। और जितने भी जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स का सामना रहा है, हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से कैटर किया है और अभी भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये मैं एतमाद इनको देना चाह रहा हूँ। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव द टाइम। अक्सर जब रेडार के ऊपर दुश्मन का कोई तैयारा, कोई आबदोज आ जाती है,
पाकिस्तानी कौम आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मुझे याद है जब सबीरीन को डिटेक्ट किया था, चैनल्स पे खबरें चली, हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने उनको डिटेक्ट किया, फिर उनको बताया और फिर उनको भगाया। तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि व्हाई डोंट वी हिट देम? ये क्या सिर्फ वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं टू अवॉइड वॉर इन द रीजन, पीस कीपिंग के लिए हम अपना किरदार करते हैं? तो अगर इस हवाले से कुछ बता सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हमसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है। जब आ गया तो मारो। दुश्मन को इतना बता देना काफ़ी है कि हमने आपको डिटेक्ट कर लिया है, अब एक बटन प्रेस करने की ज़रूरत है। बट एक हम पुरअमन मुल्क हैं, पाकिस्तान कहीं भी जंग नहीं चाहता और ये मैसेज हमने पूरी दुनिया को कन्वे करना है और कन्वे करते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अपनी सरहदों की हिफाजत भी करना जानते हैं। अगर किसी ने हमें ललकारने की कोशिश की और हमारी सरहदों के अंदर दाखिल हुए तो हमें तो एक बटन ही प्रेस करना है। ये आप मतलब हमारा गुडविल जैसे समझे कि आपको हिट नहीं किया जाता, ये पीस कीपिंग नेशन है तो उसके लिए मतलब नेवी में चाय पिलाने की कोई रिवायत नहीं है। अच्छा, मैं अब थोड़ा ट्रेनिंग के हवाले से, वैसे तो फोर्सेस के हवाले से कहा जाता है कि ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, फिजिकल ट्रेनिंग हो और आप जिस तरह से आपने कहा कि पानी के अंदर रहना एक बड़ी डिफरेंट लाइफ है, उसके लिए आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली बड़ा ट्रेन होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग्स किस तरह की होती हैं? बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, फिजिकल या हम साइकोलॉजिकल बात करें? ट्रेनिंग के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के बारे में कहा जाता है टफ ट्रेनिंग है। आई एग्री, टफ ट्रेनिंग होती है बट नामुमकिन नहीं है। ओके। प्लस ये कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर पीटी के लिए या परेड के लिए या और एक्सरसाइज के लिए सुबह उठाया जाता है या कराई जाती हैं तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फिजिकली और आपकी स्ट्रेंथ बना रहे होते हैं, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो रहा होता है। दीज आर कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग। और आपको पता है कि अगर स्विमिंग की ट्रेनिंग है वो कराई जाती है तो आपकी सर्वाइवल की ट्रेनिंग है। यही ट्रेनिंग आपके काम आती है कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी मुश्किल हालात में हैं तो आप सर्वाइव करते हैं, बिकॉज आज की ट्रेनिंग जंग के हालात में आपके जान को बचाएगी। ट्रू दैट। सेगमेंट हमारा खत्म हो रहा है। इन दी एंड एक तो नेवी डे है, उस हवाले से कोई मैसेज आप अपनी फोर्सेस की जानिब से, बिकॉज यू रिप्रेजेंटिंग देम आप, एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स जो कि देख रहे हैं, हो सकता है कल कोई आपकी जगह इस ओहदे पे पहुंचे और आगे बढ़े और भी ऊपर जाए। कुछ भी कहना चाहें आप नेवी डे के हवाले से? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि जो भी अपने मुल्क की खिदमत चाहते हैं वो ज़रूर फोर्सेस में आएँ, अपनी नेवी, हमारी नेवी में आए, एयरफोर्स में आए या आर्मी में आए, वो ज़रूर मुल्क की खिदमत करने के यहाँ पे मौके फराहम किए जाएंगे। और प्लस यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग का मवाद और आपको एक्सपोजर दिया जाता है कि एक ऑर्डिनरी कैडेट को एक प्रोफेशनली ग्रूम्ड ऑफिसर में कन्वर्ट किया जाता है। वाह, दैट्स ब्रिलियंट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस कमांडर हसन अली। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा हमें बात करके और इन्जॉय भी हमने इसलिए किया बिकॉज इट्स आवर डे जी। फोर्सेस का कोई दिन है तो वो कौम का दिन है। फौज कौम के बगैर और कौम फौज के बगैर नहीं होती, दोनों साथ साथ चलते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी नो कि हमेशा हमने, हमारी फोर्सेस ने मुश्किल वक्त में हमें प्रूव किया कि दे आर देयर फॉर अस और कौम ने फोर्सेस के लिए प्रूव किया कि हम उनके पीछे खड़े हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्मी। आज नेवी डे है, हमने इस मौके पर बात की एंड वी स्टिल फील प्राउड, हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, एंड वी बिलीव कि जब भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आएगा देर इसी पॉइंट के हम ऊपर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं और ये बड़ा एक्सप्रेसो जो ना मजमुआ है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का। तो आज इस प्लेटर के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर लिवर। और जिगर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम शायद सबसे ज़्यादा केयरलेस रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को लेकर। इंसानी जिस्म का अहम तरीन जुज़्व है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम है, उसको बेहतर करने के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। आपकी ब्लड के हवाले से आपकी पूरी बॉडी का जो निज़ाम है उसे ऑपरेट करने के लिए अगर आप इसको तवज्जो इसकी तरफ नहीं देते तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बन सकता है। हम जो कुछ खाते हैं, चाहे ग़िज़ा हो, जो कुछ भी हो, हमारे जिगर का उससे बराह रास्त ताल्लुक़ है। इससे बहुत सारे अमराज भी मुंसलिक हैं, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान नईम साहब मौजूद हैं। आप फेलोशिप इन एडवांस डाइजेस्टिव एंडोस्कोपी, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल के अंदर। तो इनकी चूँकि एक्सपर्टीज़ इसके अंदर है तो हमने कहा कि ज़रा डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे, बीमारियाँ क्या हैं और रोका कैसे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं लिवर को लेकर जो कि आम लोगों में पाई जाती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, फिर इस पर भी बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। लिवर की जो सबसे अहम बीमारी पाकिस्तान में है वो है हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। लेकिन अभी स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान में भी एक तब्दीली आ रही है क्योंकि 2030 तक ग्लोबल एक टारगेट है कि हमने हेपेटाइटिस बी और सी को एलिमिनेट करना है दुनिया से। लेकिन एट द सेम टाइम एक
अंदर एक दूसरी बीमारी जिसका नाम है फैटी लिवर, वो बढ़ता जा रहा है, जिगर में चर्बी। और अब हम हेपेटाइटिस सी और बी से तो छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन फैटी लिवर कि जो वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट ये दो बीमारियां हैं जो इस टाइम हमारी पॉपुलेशन में हैं। इसके अलावा लातादाद बीमारियां हैं जो कि थोड़े थोड़े पोर्शंस में हैं, मेजर यही दो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लिवर का जो रोल है हमारी बॉडी फंक्शन के अंदर, हम चाहेंगे वो भी ज़रा आप थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को पता हो कि लिवर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे दीगर इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी बॉडी को। अच्छा, लिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तकरीबन 500 के करीब ऐसे फंक्शन हैं जो लिवर सर अंजाम दे रहा है हमारी बॉडी में, जिसमें जो मेजर है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, हार्मोन्स, प्रोटीन जितने भी हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो लिवर बना रहा है, ग्लूकोज बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है। लाइक 500 फंक्शन है, हम वो उसको अगर गिनना शुरू करें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा फंक्शन कोई ऑर्गन कर रहा है उसमें लिवर एक है। प्रॉब्लम क्या है लिवर में? एक डिफरेंट चीज़ है, वो है इसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं है। अच्छा, ये इसमें दर्द वाली सलाहियत नहीं है। आसान अल्फाज में कहें कि दर्द, अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको दर्द नहीं होगा। वो एक बाहर झिल्ली है जिसे कैप्सूल कहते हैं, उसमें रिसेप्टर है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है लिवर का उसमें रिसेप्टर्स नहीं। और यही प्रॉब्लम है पेशेंट्स के साथ और एज ए फिजिशियन फेस कि जिगर की बीमारियां बड़ी लेट स्टेज में हमारे पास पेशेंट लेकर आते हैं और बहुत बाजुकात ऐसा भी होता है कि उस टाइम पे उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। तो डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या आते हैं जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं अगर उन्हें लिवर का कोई इशू है? हेपेटाइटिस सी और फैटी लिवर जो दो मेजर बीमारियां इस टाइम, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मरीज को कोई किसी किस्म की अलामात नहीं होती। अच्छा, ये सिर्फ इंसिडेंटली किसी और वजह से टेस्ट करवाए, ब्लड डोनेट करने गया, उसे हेपेटाइटिस सी का पता चल गया, अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से करवाया, फैटी लिवर का पता चल गया। अच्छा, एक और चीज़ है, फैटी लिवर हम सोच रहे हैं कि शायद फैट के साथ इसका कोई लिंक है। एशियन पॉपुलेशन में बड़े थिन लीन जो लोग हैं, जो बड़े पतले से हैं, उनमें भी फैटी लिवर का तनासुब बाकी इसका ताल्लुक चर्बी से नहीं है। चर्बी से ताल्लुक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ चर्बी होने से ही फैटी लिवर हो। ओके, अदरवाइज भी हो सकता है। अदरवाइज भी हो सकता है। हाउ टू कीप अ हेल्दी लिवर? एक सेहतमंद जिगर कैसे रखें? दवाइयाँ वो वाली इस्तेमाल करें जो जिगर को नुकसान नहीं देती, हेल्दी लाइफस्टाइल लें, खुराक में ऐसी चीज़ें ना लें जो जिगर को इफ़ेक्ट करें, क्योंकि बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं उसने एक दफ़ा जिगर से फिल्टर हो के आगे गुजरना है। तो अगर टॉक्सिन्स हैं, अगर खुराक में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्योरिटीज़ जिसे हम कहते हैं, वो जब गुजरेंगी लिवर से उसे डैमेज करती जाएंगी। और हेल्दी लाइफस्टाइल में अपना वेट कंट्रोल करना, डाइट को प्लान करना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह से हो सकती है? क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि एक बेहतर लाइफस्टाइल आपके बेहतर या हेल्दी ऑर्गन्स को बड़ा एक इनकरेज करती है। ऑब्वियसली जिगर का, जैसे आपने कहा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या ताल्लुक होता है, ये भी हम जानना चाहेंगे। और सेकेंडली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इम्प्लीमेंट हो? लिवर इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लिवर और स्टमक एक आपस में कनेक्शन है जो एक दूसरे को यानी जिगर का मसला है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम। जी, ये बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिर्फ लिवर के लिए जो है वो हर बीमारी में एक फ़र्क है। कि अगर मोटापे की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हमें उस लिहाज से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हेपेटाइटिस की वजह से है, काला यरकान या हेपेटाइटिस सी जिसे कहें, ठीक है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अगर हम डिटेक्ट करना चाहें आसानी के लिए, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि अगर ब्लड रिलेटेड कुछ है तो खून के टेस्ट करवा लें, अगर जिगर के हवाले से हमने कुछ ये जानना है आम लोगों ने कि उनका जिगर ठीक काम करे या नहीं, वो क्या करें? कोई टेस्ट रिकमेंडेड है सर्टन? फैटी लिवर के लिए अगर देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड सबसे बेहतर है। अच्छा, कितने अरसे बाद करवा लेना चाहिए? अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो फ़ौरन करवा लें, या जब रिस्क फैक्टर
हम उन पर बात करते हैं कि जब वो हों तो तब करवा लें। अच्छा, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आए उसका हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करते। इतना ज़्यादा है हमारे मुल्क में। इजिप्ट के बाद शायद हमारा ही नंबर है। चलें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाइस है। डॉक्टर उस्मान नईम हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें जिगर की अहमियत आपकी बॉडी में क्या है, हाउ टू कीप इट हेल्दी। एंड हर डॉक्टर साहब जिनसे भी हमारी जिस बीमारी से भी बात होती है, एक बात लाजमी कहते हैं कि चेंज योर लाइफ स्टाइल, हेल्दी खाएं, नींद अच्छी करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो उससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। सेहत पे कुछ हमने बात की और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा बाकी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, ऐसे में जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज जरूर कराएंगे। और एक्सरसाइज के लिए कौन आता है? गम नहीं, सॉरी, खुशी। खुशी, ओवर टू यू। थैंक यू अर्मिला, थैंक यू इमरान। आज मैं आपको कार्डियो करवाऊंगी। एज आपको पहले ही बताया था कि एक टबाड़ा 4 मिनट का होता है जिसमें आप 8 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, 4 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको टबाड़ास की 8 एक्सरसाइज बताऊंगी। इसमें हम बेसिकली कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज करेंगे और सारी बॉडी वेट होंगी, ठीक है। एंड उसमें हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन क्लाइंबर से। सेम palms on the floor and pull the knees towards your chest and breathe out. First exercise. This is one of my favorite exercises जिसमें आप अपर बॉडी भी हिट कर रहे हैं, कोर भी हिट कर रहे हैं, लेग्स भी हिट कर रहे हैं। सो इट्स फुल बॉडी कार्डियो, ये आपका हार्ट रेट ऊपर लेके जाएगा। सो सेकंड एक्सरसाइज इज गाइस inchworms. You have to crawl forward into plank position, then come back and stand and breathe out. Into plank position, stomach should be tucked in and up. And then guys, squat jumps. Squat down, feet shoulder width apart, and as you descend your hips down, you jump back and stand, and then go into squat position. Then again guys, you're going to do push-ups on the ground. So after every 20 seconds the exercise will change. और जो knees पे करना चाह रहे हो knees पे कर लो, जो beginners हैं, बाकी जो advanced intermediate level पे हैं वो toes पे भी कर सकते हैं. Chest on the floor, and for intermediate and beginner level ये आप wall पे भी कर सकते हैं. So guys, next one is on the floor, core exercise, sit-ups. And then guys, go for one more plank exercise. Plank jacks, stomach tucked in. And guys, then side plank dips. You'll target your core, obliques, hips, shoulder strength, and guys, then switch and then to the other side. So guys, each exercise is 20 seconds long. Tabata में 20 seconds on, 10 seconds off होता है. तो ये 8 exercises हैं. After every 20 seconds you change the exercise. So try this exercise at home. And इसके तकरीबन 3 to 4 rounds कर लें आप. And it will be a full body exercise as well. So take care. अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच खुशी। थोड़ा सा मुस्कुरा भी दिया करें, वैसे अच्छा होता है एक्सरसाइज के साथ। खुशी हमारा बहुत सीरियस पार्ट ऑफ आवर शो है। खैर सेहत को सीरियस लिया करें, इससे ये मैसेज भी मिलता है। खैर जी, प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन एक अफसोसनाक खबर अभी अब से कुछ देर पहले हमें मौसूल हुई है। हमने कहा वो भी आपके साथ शेयर करते चले। आपको याद होगा हुनैत लाखानी साहब के हवाले से अक्सर हमारे शोज़ में भी आए हैं, एजुकेशन के ऊपर बात करते रहे हैं, समाजी और सियासी रहनुमा। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि वो इंतकाल कर गए हैं। हुनैत लाखानी साहब तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा थे सियासी तौर पर, साबिक चेयरमैन बैतुल माल सिंध भी रहे। उसके अलावा इन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी की 1998 में बुनियाद रखी। हुनैत लाखानी साहब नॉर्थ नाज़माबाद में 2020 में उन्होंने एक हॉस्पिटल भी कायम किया जिसका नाम हुसैन लाखानी हॉस्पिटल है। सोशली और समाजी तौर पे बहुत एक्टिव रहे, बहुत ज़्यादा काम किया। और अफसोसनाक खबर है, अभी मौत की वजूहात हमें मालूम नहीं हो पाई हैं, वो भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अफसोसनाक खबर है, उनके अहल खाना से हमारी ताज़ियत भी है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी है। उनके
दर्जात बुलंद करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन जाते जाते हम सलाब ददगान के हवाले से एक बार फिर अपील करेंगे कि ज़रूर डोनेशंस दें। हमने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डोनेशंस दिए हैं, हमने मुख्तलिफ कैंप्स में देखा कि लोगों ने हर तरह से जितनी मुमकिन हो सके उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमने इस प्रोसेस को स्लो नहीं करना, जितना मुमकिन हो सके हमने हेल्प करनी है उन लोगों की जो हालात वाक़यात हम सुन रहे हैं या अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो उसका 10% भी शायद नहीं है जहाँ पे वो तबाही हुई है। इसी नोट पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।